गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो जो अपने जो पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसमें अपने पिछले वीडियो जो था उसमें अपने प्रधानमंत्री और उसकी शक्तियाँ, मंत्रिपरिषद, ये सब अपने हो चुके हैं। एक प्रकार से संघीय कार्यपालिका वाला जो टॉपिक था, अपने जो पार्ट था वो अपने कंप्लीट हो चुका है। आज अपने नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्या है अपने न्यायपालिका। देखो न्यायपालिका की अपने बात करते हैं। अपने न्यायपालिका है क्या? देखो न्यायपालिका की संरचना कैसी है, सबसे पहले बात करते हैं अपने भारत की न्यायपालिका की संरचना। देखो अपने भारत की न्यायपालिका जो है वो किस प्रकार की है? एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में जो न्यायपालिका है वो किस प्रकार की है? एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। और इसकी संरचना जो है वो किस प्रकार की है? पिरामिड नुमा है। पिरामिड नुमा। देखो पिरामिड नुमा कैसे? अपने ऊपर तो हो गया उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। इसके बाद में हो गया अपने उच्च न्यायालय। इसके बाद में आ गए अपने जिला न्यायालय और फिर आ गए अपने अधीनस्थ न्यायालय। तो ये इस प्रकार की संरचना है अपने न्यायालयों की। अपने जो न्यायपालिका है उसकी संरचना इस प्रकार की। देखो उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय बोल दो या इसी को अपने अंग्रेजी में बोले तो सुप्रीम कोर्ट बोल दो या सर्वोच्च न्यायालय बोल दो, एक ही बात है। उच्च न्यायालय इसे बोलते हैं अपने हाई कोर्ट। जिला न्यायालय इसको अपने बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय इसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये जो अपने न्यायालय है ये एकीकृत इसलिए है क्योंकि ये सब जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? उच्चतम न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए अपने न्यायपालिका की संरचना जो है वो किस प्रकार की है? एकीकृत और स्वतंत्र इसलिए है क्योंकि यह पूर्ण रूप से कार्यपालिका से क्या है? पृथक है। कार्यपालिका का इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। कार्यपालिका और न्यायपालिका, देखो अपने नीति निर्देशक तत्व पढ़ा था उस समय देखा था कि अनुच्छेद 50 जो है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। तो कहने का मतलब हो गया कि न्यायपालिका जो है वो एक प्रकार से कार्यपालिका से क्या है? पृथक है। अब बात करते हैं अपने, देखो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की। अपने इसमें सर्वोच्च न्यायालय है तो सर्वोच्च न्यायालय की अपने बात करते हैं कैसी संरचना है, क्या है सर्वोच्च न्यायालय। देखो सर्वोच्च न्यायालय बोल दो या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय बोल दो या फिर सुप्रीम कोर्ट बोल दो। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। देखो अपने भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी नींव किस प्रकार से पड़ी? देखो अपने 1935 ईस्वी का भारत सुधार अधिनियम पारित हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा अपने भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1935 के अधिनियम के द्वारा कौन से न्यायालय की स्थापना हुई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना भारत में हुई थी। और उसी संघीय न्यायालय को 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने क्या किया? इसी संघीय न्यायालय को किस में तब्दील कर दिया? सर्वोच्च न्यायालय में तब्दील कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय में तब्दील कर दिया। मतलब 1935 के अधिनियम के द्वारा जो संघीय न्यायालय बना था ना, उसी संघीय न्यायालय को 26 जनवरी 1950 को, जो अपना देश आज़ाद हो गया, अपने देश के संविधान का निर्माण हो गया, तो संविधान का निर्माण होने के बाद में भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इसी संघीय न्यायालय को किस में कन्वर्ट कर दिया? सर्वोच्च न्यायालय में तब्दील कर दिया। देखो अपने भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है। अब यहाँ पे पूछते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कौन से भाग में है? तो भाग पूछ ले तो अपने कौन सा हो गया? भाग 5। अगर आ जाए अनुच्छेद, तो अनुच्छेद जो है वो 124 से लेकर 147 जो है
इसमें किसका उल्लेख है? सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। अब देखो, जिस समय अपने सर्वोच्च न्यायालय घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उस समय जो न्यायाधीश थे उनकी संख्या थी 1 + 7 = 8। मतलब 26 जनवरी 1950 को अपने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी। एक तो था मुख्य न्यायाधीश और 7 थे अन्य न्यायाधीश। टोटल कितने हो गए? 8। लेकिन वर्तमान समय की बात करें ना, तो वर्तमान समय में 1 + 33 = 34 है। एक तो है मुख्य न्यायाधीश और 33 है अन्य न्यायाधीश। अब देखो, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ये न्यायाधीश जो है, इन न्यायाधीशों की वर्दी कौन करता है, इनको कमी बढ़ोतरी की ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये वर्दी का जो कार्य है ना, वो अपने भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। तो देखो, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि वर्तमान समय में जो न्यायाधीश है वो कब कितने हैं? 34 है। वर्तमान का मतलब अगस्त 2020 में। ठीक है, इतनी बात। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? न्यायाधीश जो होते हैं उन न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, कौन करता है? देखो, संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाएगी? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन से आर्टिकल में उल्लेख है? अपने अनुच्छेद 124 में ये कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो वरीयता क्रम के आधार पर राष्ट्रपति करेगा और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। देखो, इसके लिए एक प्रणाली है जिसका नाम है अपने कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली ये न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित एक प्रणाली है। देखो, इसमें क्या होता है? इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य न्यायाधीश, टोटल कितने न्यायाधीश हो गए? 5। एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गया और 4 अन्य न्यायाधीश हो गए। टोटल 5 न्यायाधीशों की एक मंडली होती है और ये क्या करती है? कुछ न्यायाधीशों के नामों को प्रस्तावित करके किसके पास भेजती है? राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्रपति उन्हीं में से न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। यह प्रणाली कौन सी होती है? कॉलेजियम प्रणाली। देखो, बाद में क्या हुआ था? इस कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पे एक आयोग का गठन किया गया था न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। कॉलेजियम प्रणाली जो है ये तो अपने स्टार्टिंग से है, लेकिन अभी 99 संविधान संशोधन 2014 के तहत एक आयोग गठित किया गया था। उस आयोग का नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये आयोग जो है वो अपने न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित था। देखो, इस आयोग में टोटल कितने सदस्य थे? 6 थे। 3 तो थे सुप्रीम कोर्ट के जज। 3 तो थे सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट के जज में एक मुख्य न्यायाधीश भी था। ठीक है। एक था कानून मंत्री, एक था कानूनी मंत्री और 2 थे कानून के विशेषज्ञ। इस प्रकार से इसमें कितने व्यक्ति हो गए? 6 व्यक्ति थे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में। और इसका जो अध्यक्ष होता था ना इस आयोग का, वह अध्यक्ष होता था भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो देखो, इसमें क्या करता थे? इसमें क्या सिस्टम था? ये जो 6 व्यक्ति होते थे, 6 लोगों की जो कमेटी होती थी, वो क्या करती? कुछ न्यायाधीशों के नाम जो है वो राष्ट्रपति को भेजते अपनी इच्छा के अनुसार, और राष्ट्रपति को उन्हीं में से न्यायाधीशों का चयन करना पड़ता, न्यायाधीश की नियुक्ति करनी पड़ती। लेकिन इस प्रणाली को जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही बार में क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। वर्तमान समय में जो राष्ट्र न्यायाधीशों का चयन होता है वो प्राचीन परंपरा या प्राचीन पद्धति के आधार पर ही होता है। अब बात करते हैं भारत का न्यायाधीश बनने के लिए एक व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, मतलब कौन व्यक्ति भारत का न्यायाधीश बन सकता है। देखो, सबसे पहली योग्यता तो यही है कि वह व्यक्ति जो है वो कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए।
जिस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है उसके लिए ये योग्यताएं हैं। पहली योग्यता तो हो गई कि वह व्यक्ति कहाँ का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, वह व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय जो है उस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो। उच्च न्यायालय जो है उस उच्च न्यायालय में क्या रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो। या तीसरी योग्यता है कि या फिर वह 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो। अधिवक्ता का मतलब हो गया अपने एडवोकेट। या फिर वह व्यक्ति राष्ट्रपति की नज़र में विधि का क्या हो, ज्ञाता हो। ये चारों योग्यताएं जो है वो न्यायाधीश बनने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, या फिर 10 वर्ष तक कोई अधिवक्ता रह चुका हो। अधिवक्ता का मतलब एडवोकेट रह चुका हो, या फिर वह विधि का क्या होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए। राष्ट्रपति को लगना चाहिए कि हाँ इसको कानून का या विधि का काफ़ी नॉलेज है। जिस व्यक्ति में ये योग्यताएं होगी वह मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। अब आगे बात करते हैं इसके कार्यकाल की। देखो, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 65 वर्ष की उम्र तक। 65 वर्ष की उम्र तक न्यायाधीश जो है वो अपने पद पर रह सकते हैं। और ध्यान रखना, 65 वर्ष के बाद में जैसे ही वो रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने के बाद में वह भारत के किसी अन्य न्यायालय में न्यायाधीश का कार्य नहीं कर सकते। ये भी एक विशेष तथ्य है कि रिटायर होने के बाद में वह भारत के किसी अन्य न्यायालय में न्यायाधीश का कार्य नहीं कर सकते। देखो, अपने अन्य न्यायालय जैसे अपने सुप्रीम कोर्ट तो एक हो गया। उच्च न्यायालय कितने हैं अपने वर्तमान समय बात करें तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है, और 25वां उच्च न्यायालय जो कहाँ पर खुला है वो आंध्र प्रदेश में खुला है। तो कहने का मतलब हो गया कि जब रिटायर हो गया, उसका कार्यकाल पूरा हो गया, तो कार्यकाल पूरा होने के बाद में वह न्यायाधीश किसी अन्य न्यायालय में न्यायाधीश का कार्य नहीं कर सकता। आगे बात करते हैं त्यागपत्र की। त्यागपत्र किसको सौंपा जाता है, भारत के राष्ट्रपति को। देखो, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र जो है वो किसे सौंपता है, भारत के न्यायाधीश को सौंपता है। अगर कई बार क्या होता है, त्यागपत्र सौंपेगा, कब सौंपेगा, जब उसको किस प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया। देखो, यह प्रक्रिया क्या होती है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा। अब इनको कई बार क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा भी सकते हैं। हटाएंगे कब, हटाने के लिए देखो महाभियोग की प्रक्रिया 2 ही कंडीशन में लागू होगी, या तो सिद्ध कदाचार या फिर अक्षमता। इनके आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू होती है। और महाभियोग की प्रक्रिया के लिए देखो, लोकसभा के तो कम से कम 100 सदस्य, और जो राज्यसभा है उस राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के महाभियोग की प्रक्रिया पर हस्ताक्षर होने आवश्यक है। और दूसरी बात, यह प्रक्रिया जो है वो सदन में उपस्थित 2/3 सदस्यों द्वारा क्या होनी चाहिए, पारित भी होनी चाहिए। तभी भारत के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। त्यागपत्र की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं भारत के न्यायाधीश जो है इनका वेतन कितना होता है, वेतन भत्ते। देखो, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, इन मुख्य न्यायाधीश की बात कर ले या अन्य न्यायाधीश जो होते हैं वो स्वतंत्र होकर निष्पक्ष रूप से कार्य करे। इसके लिए भारत की संसद जो है, इस संसद ने यह प्रयास किया है कि इनको भरपूर मात्रा में वेतन भत्ते, चिकित्सा सुविधा, आवास वगैरह सब उपलब्ध कराए जाए, ताकि एक प्रकार से किसी के दबाव में ना आकर, लालच में ना आकर, भ्रष्टाचार न करके एक प्रकार से स्वतंत्र निष्पक्ष फैसला कर सके। तो देखो, इसलिए क्या व्यवस्था की गई है कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन तो होता है 2,80,000 रुपये। किसका, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका वर्तमान समय में वेतन कितना है, 2,80,000
80,000 रुपये, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं ना उनका वेतन होता है 2,50,000 रुपये। ये इनका वर्तमान समय में क्या है, वेतन है। और यह वेतन जो है वो संसद की संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। यह वेतन कहाँ से मिलता है, इनको संचित निधि के माध्यम से मिलता है। वेतन के बाद में बात करते हैं अगली अपनी, जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं इनका वेतन हो गया। वेतन के बाद में देखो आगे बात करते हैं, एक दो पॉइंट और रह गए अपने। वेतन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 80,000 रुपये हो गया, 2,80,000 रुपये, और जो अन्य न्यायाधीश होता है उनका वेतन होता है 2,50,000 रुपये। अब बात करते हैं, देखो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है इसका कार्य जो होता है वो कौन सी भाषा में होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्य होता है वो कौन सी भाषा में होता है, इसका कामकाज जो है इसका जो डेली रूटीन का कार्य जो है वो कौन सी भाषा में होगा, अंग्रेजी भाषा में इसका कार्य होता है। अब बात करते हैं भारत के न्यायाधीशों की। देखो कई बार पूछ लेते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछ ले तो हीरालाल कानिया, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। यह प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है अरविंद बोबड़े। ये वर्तमान समय में अपने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। तो ये था अपने सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित। देखो एक बार वापस मोटे मोटे शब्दों में अपने देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की संरचना कैसी है, एकीकृत है, स्वतंत्र है और पिरामिड नुमा है। ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है जिसको अपने उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसके न्यायालय नीचे अपने उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, फिर जिला न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय। फिर देखो सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख जो है वो भाग 5 में है, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में। 1935 में संघीय न्यायालय बना था और उस समय न्यायाधीशों की संख्या थी 7 + 1 = 8, और उसी संघीय न्यायालय को राजेंद्र प्रसाद ने सर्वोच्च न्यायालय में तब्दील कर दिया और न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 33 + 1 = 34। अब देखो इनकी नियुक्ति जो है वो मुख्य न्यायाधीश की इनकी नियुक्ति कौन करता है, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा। कौन सी प्रणाली, कॉलेजियम प्रणाली। बाद में एक नया आयोग गठित हुआ था, इसका नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसमें कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। लेकिन उस सिस्टम को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया। योग्यताओं में अपने भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता या एडवोकेट होना चाहिए, और विधि का ज्ञाता होना चाहिए। कार्यकाल है अपने उसकी उम्र कितने वर्ष तक, 65 वर्ष की उम्र तक वह क्या करेगा, कार्य करेगा। त्याग पत्र किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। कार्य कौन सी भाषा में होगा, अंग्रेजी भाषा में होगा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछ ले तो हीरालाल जे कानिया, और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछ ले तो फातिमा बीबी, और वर्तमान की अगर बात कर ले तो अरविंद बोबड़े। तो ये था अपने सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अगला जो वीडियो आएगा उसमें अपने बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल।